गांव में संजू नाम का लड़का अपने गरीब माँ बाप के साथ रहा करता था। उसके पिता खेती करके घर चलाया करते थे। वो एक स्कूल में पढ़ाई किया करता था। उसके पास कुछ न होने के कारण सारे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन संजू अपने पिता से कहता है, पिताजी देखो, हमारा सब कोई स्कूल में मजाक उड़ाया करता है। हमें देखकर सब हंसते हैं, कहते हैं देखो देखो, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके ड्रेस तो देखो कितने गंदे हैं। पिताजी मुझे इस तरह से कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहो। किसी को भी मजाक उड़ाना है तो उड़ाने दो, भगवान उसे देख लेगा। तुम पढ़ाई करने जाते हो, पढ़ाई करो और घर आओ। कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है बेटा। आप देखना पिताजी, मैं जैसे ही स्कूल पहुंचूंगा वैसे ही मजाक उड़ाने लगेंगे। मैंने कहा ना, जिसे जो कहना है कहने दो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके पिता इतना कहते हैं। उसके बाद वो खेती करने चले जाते हैं। संजू अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वैसे ही उसे रास्ते में, क्या संजू, तुम्हारे पिताजी ने आज कितने पैसे दिए स्कूल जाने के लिए? संजू को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल जाते ही उसके क्लासरूम के टीचर ने, बच्चों, आज मैं तुम सभी को कंप्यूटर के बारे में पूछूंगा। जी सर जी। अच्छा संजू, तुम उठो और कंप्यूटर के बारे में कुछ बताओ। सर कंप्यूटर सर, वो सर मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता। वही बिट्टू और राहुल संजू का मजाक उड़ाते हैं। सर जी, इसे कैसे पता? संजू तो आज तक कंप्यूटर देखा ही नहीं है, जो ये कंप्यूटर के बारे में कैसे बताएगा? ये सुनकर संजू सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। वैसे ही छुट्टी हो जाती है। संजू मुंह लटकाकर घर चला जाता है और अपने माँ और पिता से कहता है, पिताजी, आज भी हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया। हमारे पास लैपटॉप नहीं है, इसीलिए राहुल और बिट्टू हमारा मजाक बना रहे थे। पिताजी, क्या आप मुझे मेरे जन्मदिन पर एक लैपटॉप ला देंगे? बेटा, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अभी सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। तुझे लैपटॉप मैं कहाँ से ला कर दूं? देख, मैंने तुझसे कहा ना कि लोग ऐसे ही गरीबों का मजाक उड़ाया करते हैं। तू उन सब की बातें दिल पर मत ले। हाँ संजू, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है? तुझे पता है लैपटॉप कितने का आता है? इतने पैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ से लाएंगे? कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं और संजू का सारे लोग हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। देखते ही देखते संजू का जन्मदिन आ जाता है। संजय बेटा उठो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाई हूँ। जल्दी उठकर फ्रेश हो जाओ और ये मैगी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। अरे वाह माँ, आज तुमने मैगी बनाया है। अभी आता हूँ फ्रेश होकर। इतना कहते ही संजू फ्रेश होकर अपनी माँ के पास आता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पर मेरे पास तो सिर्फ मैगी ही है। मैं अपने दोस्तों को मैगी कैसे खिला सकता हूँ? वो लोग तो बहुत ही अमीर है। मेरी मैगी देखकर फिर मजाक उड़ाएंगे। फिर भी तुम मैगी निकाल कर रख दो, मैं उन लोगों के साथ ही खाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं अभी निकाल कर रख देती हूँ, लेकिन ये मैगी अपने पिताजी को भी पहुँचा देना। वो खेत में काम कर रहे होंगे। संजू वो मैगी लेकर अपने पिता और दोस्तों के पास जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते पर एक गरीब भिखारी औरत बैठी रो रही होती है। उसे रोते देख संजू उसके पास जाकर कहता है, तुम क्यों रो रही हो बूढ़ी माँ? क्या बात है? तुम्हें कहाँ जाना है? बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रही। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कोई भी खाने नहीं दे रहा है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? बूढ़ी माँ, मेरे पास कुछ ज्यादा तो नहीं है। आज मेरी जन्मदिन है और मैं अपने पिता और दोस्तों के लिए मैगी लेकर जा रहा था। ये मैगी तुम खा लो, मैं उन लोगों को बाद में खिला दूंगा। ठीक है बेटा, मुझे ये मैगी दे दो। मैं इसे ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। वो मैगी बूढ़ी माँ को दे देता है। बूढ़ी माँ सारी मैगी खा लेती है और बूढ़ी माँ उस मैगी में जादू कर देती है। पर संजू को ये पता नहीं चलती। वो ऐसे ही घर चला जाता है और उसकी माँ उसके डिब्बे देखते ही, अरे संजू, ये क्या? तुमने मैगी पिताजी और दोस्तों को नहीं खिलाए? ये तो ऐसे ही है। नहीं माँ, इस डब्बे में मैगी नहीं है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि रास्ते में एक भूखे गरीब बूढ़ी माँ रो रही थी, तो मैंने सारे मैगी उसी को दे दिए। अरे नहीं रे संजू, देख,
इसमें अभी भी मैगी है। ऐसा क्या हो गया? मैंने तो सारा मैगी उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया, फिर इस डब्बे में मैगी कहाँ से आया? लगता है वो बूढ़ी माँ मैगी खाई ही नहीं होगी। संजू को कुछ समझ नहीं आता और वो सोच में पड़ जाता है। वो जैसे ही कुछ चित्र बनाता है वैसे ही वो चित्र सच में बन जाता है और संजू अपनी माँ को बुलाकर कहता है, माँ माँ, देखो देखो, मैंने इस मैगी से एक किताब बनाया और ये सच में किताब बन गया। अरे बेटा, मुझे तो लगता है ये कोई आम मैगी नहीं है, ये तो जादुई मैगी है। शोभा अपने पति से, जरा सुनते हो, देखो संजू ने मैगी से किताब का चित्र बनाया और ये चित्र सच में किताब बन गया। क्या कहा? पिताजी, माँ, मैं एक लैपटॉप चित्र बनाकर देखता हूँ, फिर वो लैपटॉप सच में बन गई तो? वैसे ही संजू उस नूडल से लैपटॉप का चित्र जैसे ही बनाता है, वो चित्र लैपटॉप में बदल जाता है, जिसे देखकर संजू बहुत ही खुश हो जाता है। माँ, पिताजी, ये मैगी तो जादुई है। लगता है आज मैंने उस बूढ़ी अम्मा को मैगी दी थी, इसीलिए वो खुश होकर मुझे जादुई मैगी दे दी और मुझे पता भी नहीं चला, इसलिए शायद उस डब्बे में मैगी भरी थी। वो जैसे ही ये कहता है, उसके सामने अचानक वो बूढ़ी माँ आ जाती है और वो सारी बात कहती है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ही सही कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने अपना सारा मैगी मुझे दे दिया, जिससे मैं बहुत ही खुश हो गई। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैंने उस डिब्बे में अपना आशीर्वाद और जादू से एक जादुई मैगी भर दी और तुम्हें बताया भी नहीं, ताकि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारा तोहफा मिल जाए। बूढ़ी माँ, आपने मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वो तुम्हारे आशीर्वाद जादुई से मिल गया। आपका धन्यवाद। संजू जादुई लैपटॉप पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। बहुत पुरानी बात है। चंदरपुर गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। उसका उसके बेटे मनु के सिवा कोई नहीं था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बेटे का गुजारा करती। मनु स्कूल से आने के बाद कुछ काम नहीं करता था। पढ़ाई में भी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। सिर्फ गांव के बगीचे में पुआल के ढेर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता और गुलेल लेकर पेड़ पर बैठे पंछियों पर निशाना साधता। बेटा, पंछियों को मारना पाप है, क्यों उनकी जान के दुश्मन बने रहते हो? परंतु मनु पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं होता। उनके पास वाले घर में मक्खू रहता था। उसकी पत्नी गंगा हमेशा उसकी शिकायतें लेकर मनु के घर आती थी। लक्ष्मी देखो, आज तुम्हारे नालायक बेटे ने अपने गुलेल से मेरा मटका फोड़ दिया। मैं जरूर किसी दिन इसका सर फोड़ दूंगी। लक्ष्मी मनु की ऊल जलूल हरकतों से बहुत दुखी होती। कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देती। एक दिन स्कूल से आकर मनु अपनी गुलेल उठाया और खलिहान में पुआल के ढेर पर बैठ गया, लेकिन उसकी गुलेल टूट गई थी। वो कहीं बैठकर रोने लगा। अचानक उसने देखा कि दो तोते आपस में एक दूसरे को चोंच मारते मारते जमीन पर आ गिरे हैं। एक तोता तो उड़ गया, पर दूसरे तोते को शायद अधिक चोट लग गई थी। वो झट से कूदकर उस तोते के पास गया और उसको अपने हाथ में उठाकर उसकी चोंच में 2 बूंद पानी डाला। पानी डालते ही तोते ने आंखें खोली और पंख फड़फड़ाकर उसके हाथ पर बैठ गया। अरे वाह, तुम तो ठीक हो गए। क्यों तुम लोग इतने झगड़ते हो कि जख्मी हो जाओ? अगर मैंने पानी ना पिलाया होता तो? तोता उसके हाथों से कूदकर जमीन पर आ गया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें एक जादुई गुलेल देता हूँ। ये कैसा चमत्कार है? तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं एक ऋषि के आश्रम में रहता हूँ, वही मैंने बोलना सीखा है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे गुलेल चाहिए? इस बात के सारे पंछी तुम्हारी गुलेल से बहुत डरते हैं। ओह, सचमुच? अच्छा, तुम्हारी गुलेल टूट गई है ना? ये लो जादुई गुलेल, इससे तुम अपना मन बहलाना, लेकिन किसी की जान मत लेना। अगर किसी की जान चली गई तो ये गुलेल तुम्हारे पास से चली जाएगी। वाह, ये गुलेल तुम मुझे दे रहे हो? ठीक है, मैं इसको घर में ही रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। तुम मुझसे मिलने आओगे ना? जब किसी मुसीबत में पड़ना तो इस गुलेल को आसमान की तरफ उठाकर इसमें फूल लगाकर निशाना लगा देना, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर वो आसमान में उड़ गया। मनु बड़ी खुशी खुशी घर आया। उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। उसके दूसरे ही दिन सुबह बिना जगाए वह अपने आप उठ गया और स्कूल के लिए तैयार हो गया। क्या हो गया तुझे? आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो जगाने पर भी नहीं उठता। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मैं स्कूल जल्दी जाऊंगा। लक्ष्मी बहुत खुश हो गई।
अब धीरे धीरे बड़ा और जिम्मेदार हो रहा है। मनु स्कूल से जब वापस आया तो पढ़ने बैठ गया। उसको पता नहीं क्या हो गया था, वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। लक्ष्मी जब काम से वापस लौट कर आई तो, आज बगीचे में नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, पेड़ों पर बैठे सारे पंछी मुझसे बहुत डरते हैं। अब से मैं गुलेल से निशाना नहीं लगाऊंगा। चलो देर से ही सही, बुद्धि तो आई। मनु उस दिन बहुत देर तक पढ़ाई करता रहा। कुछ ही महीनों में उसकी परीक्षा थी। जब रिजल्ट आया तो वो अपनी कक्षा में प्रथम आया। उस दिन वह बहुत खुश था। बहुत दिन हो गए, आज गुलेल लेकर बगीचे में चलता हूँ। माँ भी नहीं है। वो खलिहान में पुआल के ऊपर जाकर बैठ गया। उसने आम तोड़ने के लिए गुलेल चढ़ाई। तभी एक कौवा उसके निशाने पर आ गया और गिर पड़ा। मैंने तो आम तोड़ने के लिए गुलेल चलाई थी। उसने कौवे को उठाया और उसकी चोंच में पानी डाला। पानी डालते ही वह उड़ गया। मनु, अब तो तुम कभी आते ही नहीं, इसीलिए सभी पंछी आजादी से घूमते हैं। मुझे क्या पता था कि आज तुम फिर से अपना गुलेल लेकर आ जाओगे। मनु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब से कभी गुलेल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य मुझे मारना नहीं बल्कि आम तोड़ना था। यह कहकर कौवा उड़ गया। क्या बात है बेटा, आज तो तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, फिर भी तुम उदास हो। तुम्हारे मास्टर साहब मिले थे, उन्होंने ही बताया। हाँ माँ, आज मुझसे बड़ी गलती होते होते रह गई। उसने माँ को सारी बात बताई। बेटा, अगर तुम्हारा मन साफ था तो उदास होने की जरूरत नहीं है। रात में वो गुलेल हाथ में लेकर बैठा था। तभी गुलेल से आवाज आई, मनु तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। जब वह सुबह सोकर उठा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उसका घर आलीशान कोठी में बदल गया। सारी सुख सुविधाएं आ गईं। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? आती हूँ बेटा। उसने देखा उसकी माँ सेठानी की तरह ढेर सारे गहने पहनकर उसके पास आ गई। मनु बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ को सपने वाली बात बताई। बेटा, ये सब तेरी उस जादुई गुलेल का जादू है। देखना, तेरा पढ़ाई में मन लगने लगा, हमारे पास सब कुछ आ गया। माँ, हमें ये पैसा रुपया किसी नेक काम में लगाना चाहिए। हाँ बेटा, तू ही कुछ सोच। माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लावारिस पशु पंछियों के लिए एक आश्रम बना दें, जहाँ सारे असहाय पशु पंछी रहें। उनकी देखभाल के लिए हम आदमी रख लेंगे। उन लोगों को भी काम मिल जाएगा। तू ठीक कह रहा है। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए एक आश्रय बनवाया जिसका नाम कलरव कुंज रखा। कई आदमी रख लिए जो उन सबकी देखभाल करते। उनके कलरव कुंज में बहुत से जानवर थे। मनु खुद भी उनकी सेवा करता। देखते ही देखते उसे उन पशु पंछियों से गहरा लगाव हो गया। शहर से भी लोग उनका कलरव कुंज देखने आते। पड़ोसियों से उनकी उन्नति देखी नहीं जा रही थी। एक दिन मक्खू और गंगा रात के समय पशु पंछियों के कलरव कुंज में घुस गए। उन्होंने रोटी में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर पशु पंछियों के सामने डाल दिया और छुप गए। मनु की नींद पशुओं के बाड़े में मची खलबली से खुल गई। वो भागा हुआ आया तो उसने देखा उसका प्यारा कुत्ता जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। मनु ने तुरंत उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले। तब तक सभी लोग उठ गए। क्या हुआ इसको? कहीं किसी कीड़े ने तो काट नहीं लिया? अरे मन्नू भैया, सारे जानवरों के सामने रोटी के टुकड़े पड़े हैं। कहीं इनमें कोई जहरीली चीज तो नहीं है? एक दो पंछी भी फड़फड़ा रहे हैं। तुम जल्दी से सबको पानी पिलाओ, मैं अभी आया। उसने अपनी संदूक से गुलेल निकाला और छत पर चला दिया। गुलेल को आसमान की तरफ करके उस पर फूल लगाकर निशाना लगाया। तभी वो तोता आ गया। तुमने मुझे क्यों याद किया? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। मैं समझ गया, अपनी गुलेल मुझे दे दो। अब ये लो और जाओ, अपने कलरव कुंज की छत पर चला दो। सारे जानवर और पंछी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिससे ये काम किया वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो सारे कलरव कुंज बर्बाद हो जाएगा। मनु भागते हुए नीचे आया। उसने वैसा ही किया। सभी पशु पंछी ठीक हो गए। तभी एक कोने में छुपे मक्खू और गंगा गिड़गिड़ाते हुए बाहर आए। अरे बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काका, ये तुमने बहुत गलत किया। बेजुबान पंछियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? सुबह सुबह पूरे गांव में मक्खू की बहुत बदनामी हुई।
इसके बाद मनु के कलरव कुंज पर किसी ने बुरी नजर नहीं डाली। जादुई गुलेल ने उसके जीवन में खुशियां ला दी थी। तारा बिना माँ की बच्ची थी। उसकी माँ तो उसे जन्म देने के बाद ही चल बसी। उसके पिता बिरजू और उसकी दादी ने उसे बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो लोग बहुत गरीब थे। उनके पास एक छोटा सा घर था। तारा जब भी किसी बच्चे को अपनी माँ की उंगली पकड़कर जाते हुए देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। कभी कभी तो वो बहुत उदास हो जाती थी। दादी, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या अब वो कभी नहीं आएगी? नहीं बेटी, वो अब कभी नहीं आएगी। एक दिन जब तारा खेलकर वापस आ रही थी, तभी उसकी नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा वहाँ एक मखमली रजाई रखी थी। वो दौड़ती हुई दादी के पास आई। दादी, बाहर रजाई किसकी है? रजाई? हाँ दादी, चलो देखो ना। दादी जब बाहर गई तो देखा वाकई में एक लाल रंग की सुंदर सी रजाई रखी थी। दादी ने उस रजाई पर हाथ फिराया। हमारे नसीब में ऐसी रजाई कहाँ से आएगी? कोई अपनी रजाई रख गया होगा। चल अंदर चल। दादी, आप चलो, मैं देखती हूँ किसकी रजाई है। कौन ले जाता है? दादी उसे खाने के लिए आवाज दे रही है। पर सुबह से शाम हो गई। तारा वहीं बैठी रही, लेकिन रजाई लेने कोई नहीं आया। अरे अंदर आजा बिटिया, ठंड लग जाएगी। बापू को आने दो, मैं तभी आऊंगी। बिरजू जब घर आया तो, बापू ये रजाई तुमने तो नहीं भिजवाई? नहीं तो। तारा ने बिरजू को सारी बात बताई। अगर सुबह से यही रखी है और कोई लेने नहीं आया तो हम इसे अंदर ले चलते हैं और आज हम सब इसको ओढ़कर सोएंगे। हाँ बापू, हमारी रजाई तो बहुत जगह से फट गई है। रात में दादी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम रजाई में बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, चल तू ही बना ले। दादी जैसे ही रजाई ओढ़कर लेटी, उन्हें तुरंत नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि उनके आंगन के कोने में एक पीतल का घड़ा है, जो आधा जमीन में धंसा हुआ है और आधा ऊपर की तरफ है। तभी दादी, जल्दी उठकर आओ, खाना खाते हैं। अरे बिरजू, मैंने तो बड़ा अजीब सा सपना देखा। क्या सपना देखा माँ? जरा लालटेन लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। तीनों आंगन में गए। दादी ने देखा वहाँ सचमुच कोने में एक पीतल का घड़ा बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे उन्होंने सपने में देखा था। बिरजू, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। यह पीतल का घड़ा आज तक तो नहीं दिखा। सुबह ही मैंने आंगन में झाड़ू लगाई थी, मुझे सपने में यह घड़ा दिखाई दिया। क्या? चलो इसको खोद कर निकालते हैं। नहीं नहीं, अभी तो रात हो गई है। कल सुबह होने से पहले खुदाई करना। ठीक है माँ, चलो खाना खाते हैं। तीनों ने चुपचाप खाना खाया। सबके दिमाग में पीतल का घड़ा ही घूम रहा था। चलो खाना खाकर सब जल्दी से मखमली रजाई में सो जाते हैं। सब लोग उसी रजाई में घुसकर सो गए। दादी ने फिर वही सपना देखा। बिरजू और तारा ने भी कुछ सपना देखा। दादी भोर में ही उठ गई। अरे बिरजू, जल्दी उठकर घड़ा निकालो, देखो उस घड़े में क्या है। बिरजू और तारा दोनों आंखें मलते हुए सीधे आंगन में पहुंच गए। बिरजू ने खोदा, घड़ा निकाला। उन सबकी नजर घड़े पर थी कि उसमें क्या होगा। घड़ा खोलते ही उसमें देखा कि उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। दादी, ये कहीं चोरी का सामान तो नहीं है? किसी ने शायद हमारे आंगन में छिपा दिया हो। धत पगली, अगर ऐसा होता तो मेरे सपने में घड़ा कभी ना आता। अरे इस पीतल के घड़े को कमरे में ले चलो। सब मिलकर घड़े को कमरे में ले आए। उसमें से सारे लोग सिक्के निकालते जा रहे थे और खुश होते जा रहे थे। उन्होंने सारा सामान उठाकर रख दिया। पीतल के घड़े को अच्छे तरह से मांज धोकर चमका दिया। उस दिन बिरजू काम पर नहीं गया। सिक्के बेचकर बहुत सारी चीजें और मखमली रजाई ले आया। दोपहर में खाना खाने के बाद सब लोग रजाई ओढ़कर सो गए। तारा और दादी नई रजाई में सोए। बिरजू ने अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वो किसी तालाब के पास जा रहा है। तभी उसे किसी तालाब में छपाक से कूदने की आवाज आई। उसने तुरंत छलांग लगा दी। बिरजू ने उसको किसी तरह उठाकर तालाब से बाहर निकाला। देखा तो वो एक खूबसूरत औरत थी। जब तक उसकी नींद खुल गई, वो सोच रहा था कि ये सपना कैसा है। उसने किसी को नहीं बताया। तारा पूरे घर में तितली की तरह नाच रही थी। दौड़ दौड़कर दादी के साथ सब काम कर रही थी। रात में, बाबू मुझे तो उस रजाई में सोना है, तुम ये वाली ले लो। ठीक है, ले जा। उस रात तारा ने भी सपना देखा कि उसकी माँ वापस आ गई है। वो उसके साथ बहुत खुश है। दादी ने सपना देखा कि वो घड़ा फिर से सिक्कों से भर गया है। दादी, मुझे लगता है मेरी माँ वापस आने वाली है। मैंने आज सपने में देखा माँ को।
मैंने जो सपना देखा वो देखो सही है क्या। वो उठी और जब घड़े के पास गई तो सचमुच वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मैंने जो सपना देखा वो सही निकला। अगर इसका भी सपना सही निकला तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। दादी क्या सोच रही हो? यही कि आज खाना तू बनाएगी कि मैं? ओह दादी, चलो मिलकर बनाते हैं। सब बहुत खुश थे। अब तो हमारे पास काफी पैसे हैं, क्यों ना शहर में चलकर एक मकान खरीद लूं। तारा भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी। माँ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है, मुझे जल्दी कुछ खाने को दे दो। शहर में जाकर उसने कई घर देखे। एक घर पसंद आया, उसने वही खरीद लिया। 2 दिन बाद जब वह शहर से वापस आ रहा था, तभी उसे किसी के तालाब में छपाक से कूदने की आवाज आई। उसने तुरंत छलांग लगा दी। बिरजू ने उसको किसी तरह उठाकर तालाब से बाहर निकाला। देखा तो वो एक खूबसूरत औरत थी। तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? ये तो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। तो क्या करूं? मेरे नसीब में संतान नहीं। 5 बरस हो गए हमारी शादी को, पर अभी तक मैं माँ नहीं बनी। मेरी सास मेरे पति के तानों से मैं तंग आ गई हूँ। दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जिनके नसीब में संतान सुख नहीं है, तो क्या वो सब जान दे देते हैं? ये क्या पागलपन है? जाओ, अपने घर वापस जाओ। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। मेरा पति और मेरी सास मुझे किसी दिन मार डालेंगे। क्या नाम है तुम्हारे पति का? भुवन। और तुम्हारा? इतने बरसों में गालियां खाते खाते मैं अपना नाम भूल गई हूँ। वो तो हमेशा मुझे कुलक्षणी ही बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम चंद्रा है। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल हम थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। चंद्रा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। जब दोनों घर पहुँचे तो तारा उसे देखते ही, माँ मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैंने उस दिन सपने में देखा था कि मेरी माँ वापस आ गई है। अचानक बिरजू जैसे सोते से जाग गया। अरे, उस दिन दोपहर में मैंने भी तो बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा था। मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। चंद्रा, ये मेरी बेटी तारा है, इसको माँ चाहिए। और तुम्हें संतान, क्या तुम इसकी माँ बनोगी? इतनी प्यारी बच्ची की माँ बनने का सुख मेरे नसीब में कहाँ? भुवन मुझे ढूंढ निकालेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, हम 2 दिन के बाद शहर चले जाएंगे और वहीं रहेंगे। ओह, तब मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। चंद्रा ने दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हमारी बिटिया को माँ मिल गई, तुम्हारी गोद हरी हो गई, और क्या आशीर्वाद चाहिए बहू? माँ, हम सब साथ साथ रहेंगे। दूसरे दिन ही सब शहर चले गए नए घर में, और दादी ने मंदिर में जाकर बिरजू और चंद्रा की शादी करवा दी। तारा उस रजाई में सिर्फ अपना और अपनी दादी का हक समझती थी। सबको पता था कि जो कुछ भी हुआ है इसी जादुई रजाई के कारण हुआ है। उनका जीवन जादुई मखमली रजाई ने खुशियों से भर दिया। एक गांव में आकाश और सूरज नाम के 2 भाई रहते हैं। सूरज की पत्नी का नाम कविता, जो बहुत सीधी साधी और ईमानदार होती है, जबकि आकाश की पत्नी संध्या बड़ी ही धूर्त और चालाक होती है। एक बार छोटा भाई सूरज अपनी पत्नी के लिए बड़ा ही सुंदर सोने का हार लेकर आता है। कविता, आंखें बंद करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अब आंखें खोल दो। ओह लवली, बहुत ही सुंदर हार है। इतना कीमती हार मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मैं भी बहुत दिनों से तुम्हारे लिए एक सुंदर हार खरीदना चाहता था। भगवान ने आज संयोग बना दिया। कविता हार पहन लेती है और सचमुच हार बहुत सुंदर लगता है। क्या बात है, हार को पहनकर बहुत सुंदर दिख रही हो। इतने में सूरज के बड़े भाई की बीवी संध्या उनके घर के अंदर कदम रखती है। ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे देवर जी देवरानी की सुंदरता की इतनी तारीफें कर रहे हैं? मैं भी तो देखूं। अरे दैया, इतना सुंदर उपहार, सोने का चंद्रहार। देवरानी की किस्मत जाग गई। धन्यवाद दीदी, बड़े भैया आपके लिए भी सोने का हार ले आएंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। कविता का स्वर्ण हार संध्या के मन में बस जाता है और वह अपना खुराफाती दिमाग से सोचने लगती है, यह हार मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। मिल जाएगा दीदी, बड़े भैया दिला देंगे। अच्छा, अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पास 2 ज्वेलरी बॉक्स हैं। एक ज्वेलरी बॉक्स में मैं सोने और चांदी के गहने रखती हूँ
और दूसरा ज्वेलरी बॉक्स खाली रखा हुआ है। मैं वह बॉक्स तुम्हें लाकर देती हूँ। संध्या अपने घर चली जाती है और पूर्वजों द्वारा रखा हुआ एक पुराना ज्वेलरी बॉक्स लाकर कविता को दे देती है। यह लो कविता, इसमें सारे गहने संभाल कर रख लो। धन्यवाद दीदी, यह बहुत ही बड़ा और अच्छा ज्वेलरी बॉक्स है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हमेशा की तरह संध्या कविता के घर में प्रवेश करती है। कविता किचन में काम कर रही होती है। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई। संध्या की नजर अलमारी के पास बाहर रखे हुए ज्वेलरी बॉक्स पर चली जाती है। वह उसे खोलती है और नजर बचाकर वह सोने का चंद्रहार चुराकर अपने पास छुपा लेती है। अरे कविता, तुम किचन का काम कर लो, मैं तो ऐसे ही आई थी। ठीक है दीदी, काम तो होता रहता है। आप बैठिए, मैं तुरंत आ रही हूँ। अरे मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चल रही हूँ, बाद में आऊंगी। संध्या तेज कदमों से घर से बाहर निकल जाती है और हार को अपने ज्वेलरी बॉक्स में डालकर अलमारी में रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सूरज बीमार हो जाता है। धीरे धीरे उसकी अलमारी में रखे हुए सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके इलाज में बहुत रुपए लग जाते हैं और उसका बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है। वह कर्जदार हो जाता है। अरे हमारे पास रुपए नहीं बचे, आपको बैंक से फिर कर्ज लेना पड़ेगा। कविता, मैंने बहुत पहले ज्वेलरी बॉक्स में 500 रुपए रखे थे, उन्हें निकाल कर लाना। कुछ दिनों का घर खर्चा चल जाएगा। कुछ आराम हो जाए तो बैंक में जाकर घर गिरवी रखकर ज्यादा कर्ज ले लूंगा। कविता जाकर ज्वेलरी बॉक्स खोलती है और उसके अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाती है। सुनिए जी, यह क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे इतना बड़ा ज्वेलरी बॉक्स रुपयों से भरा पड़ा है। इतने ज्यादा रुपए आपने इसमें कब रखे? मैंने तो सिर्फ 500 रखे थे, इतने ज्यादा रुपए कहाँ से आ गए? कविता पूरे बॉक्स को देखती है। नीचे गहने रखे मिलते हैं और शेष खाली स्थान में रुपयों की बहुत सारी गड्डियां रखी होती हैं। अरे इसमें लाखों रुपए हैं। ऐसा लगता है यह ज्वेलरी बॉक्स साधारण बॉक्स नहीं है, यह जादुई ज्वेलरी बॉक्स है। भगवान ने हमारी परेशानी को देखकर यह चमत्कार दिखा दिया। मेरी बीमारी और बढ़ते हुए कर्ज के बारे में सोचकर तो मेरा दिल ही बैठा जा रहा था। भगवान की कृपा से इस जादुई ज्वेलरी बॉक्स ने हमारी नैया डूबने से बचा ली। अरे ये क्या, मेरे हाथ पैर में नई जान आ गई है। मेरी तबीयत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं इन रुपयों से सारे कर्ज की रकम भर दूंगा। सूरज की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वह उन रुपयों से सारा कर्ज भरकर कर्ज मुक्त हो जाता है। एक दिन सूरज घर में आता है और कविता को पुकारता है। कविता, कहाँ हो? अरे आज मल्होत्रा जी की लड़की की शादी है, चलना है। भूल गई क्या? खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करेंगे, इसके बाद तैयार होगी। आज वो चंद्रहार भी पहन लेना। ठीक है हुजूर, झुमका भी पहन लेंगे, चंद्रहार भी पहन लेंगे। कुछ देर के बाद कविता शादी के लिए तैयार होने लगती है। वह जब हार निकालने लगती है तो चौंक जाती है और चीख पड़ती है। अरे भगवान, आपकी लीला महान, एक हार के 2 हार हो गए। अरे मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। हाय दैया, बॉक्स में फिर से रुपए भर गए। यह सब कैसा अनोखा जादू है? ये सब ऊपर वाले की लीला है। वाह रे जादुई ज्वेलरी बॉक्स, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। हे भगवान, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया, अब इससे अधिक नहीं चाहिए। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सूरज और कविता शादी के लिए बन ठन कर तैयार हो जाते हैं। इतने में उनके कानों में रोने की आवाजें आने लगती हैं। वे दोनों पड़ोस में आकाश भैया के यहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि संध्या अपना हाथ पकड़कर रो रही है। अरे भाभी के हाथों को क्या हुआ? अरे मर गई रे, बहुत पीड़ा हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे क्या बताऊं,
ये शादी के लिए तैयार हो रही थी और इन्होंने जैसे ही ज्वेलरी बॉक्स खोला कि अंदर बैठे हुए बिच्छू ने इन्हें डंक मार दिया। दीदी आप चिंता मत करिए, मेरे पास 2 हार हैं। एक मैंने पहन रखा है और दूसरा आप पहन लीजिए। अरे कविता, अब मैं शादी में नहीं चल पाऊंगी। मेरे हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही है। मुझे माफ कर दो कविता, मैंने तुम्हारा हार चुरा लिया था। कविता सब समझ जाती है। दीदी आप किसी भी बात के लिए माफी मत मांगिए। कविता अपने घर से बाम लगाकर संध्या की उंगली में लगा देती है और संध्या का दर्द कम हो जाता है। वे चारों तैयार होकर शादी के लिए चल देते हैं।